बिहार में वोट पड़ने और रिजल्ट आने से पहले ही अमित शाह सीट चोरी करवाने लगे हैं। जी हां, इस तरह के आरोप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगाए गए हैं। पूरी डिटेल के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि अमित शाह के इशारे पर आरजेडी के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया जा रहा है। पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। आज बिहार में तेजस्वी यादव ने रैली के दौरान कहा कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। बीजेपी के लोगों ने मेरे चचा को हाईजैक कर लिया है। इनकी बातों पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बिहार चुनावी संबंधी भाषणों की, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव का परिणाम सुना दिया है। यहां तक कि टाइम भी बता दिया है कि 14 नवंबर को कितने बजे तक चुनाव परिणाम आ जाएगा और कौन हार जीत जाएगा और परिणाम में क्या होगा। अब लोग कह रहे हैं कि क्या पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, सेटिंग हो गई है क्या। उधर चुनाव आयोग ने अपनी स्क्रिप्ट की अगली लाइन पर चलना शुरू कर दिया है, यानी देश भर में एसआईआर शुरू होने ही जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं। दरअसल इनके कार्यक्रम में आज हुआ ये कि मंच संचालक ने चिराग पासवान को भाषण देने के लिए बुलाया तो प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया कि चिराग नहीं, नीतीश कुमार जाएंगे भाषण देने, और चिराग पासवान को दोबारा भाषण देने के लिए किसी ने बुलाया ही नहीं। यानी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चिराग पासवान का भाषण रोक दिया गया। चिराग पासवान को भाषण नहीं देने दिया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में मोबाइल बहुत महंगा था, विदेश से मंगवाना पड़ता था। उस वक्त मोबाइल फोन बनाने वाली खाली 2 फैक्ट्री थी, अब 200 से ज्यादा फैक्ट्री है। वैसे आप दर्शक अपने हाथ में जो मोबाइल लेकर घूम रहे हैं उसका कल पुर्जा खोल कर देखिए कि एक एक पार्ट कहाँ का बना हुआ है। यदि हुजूर दावा कर रहे हैं कि भारत में 200 फैक्ट्रियों में मोबाइल बन रहा है तो उसका टेस्ट आप लोग स्वयं कर सकते हैं। पता चल जाएगा कि इनकी बातों में कितना दम है और कितना झूठ है। हालांकि समझने वाली बात एक और है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मोबाइल जैसी चीजें या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज सस्ती होती है। इस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि साल 2014 में सोना कितना सस्ता था, 25-26 हजार रुपया था। डीजल पेट्रोल कितना सस्ता था, हर चीज सस्ती थी। और अब इन चीजों के भाव कहां से कहां पहुंच गए, जबकि उसमें तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। बहरहाल जो लोग नाले के ढक्कन से पाइप लगा के उसकी गैस से चाय बना सकते हैं वो भाषण में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आधार नहीं होना चाहिए। उनके लिए पूरी छूट है। हुजूर मोबाइल सस्ता होने का क्रेडिट लेते हुए कह रहे हैं कि इसकी वजह से नौजवानों को कंटेंट क्रिएशन का मार्केट मिला, मगर इस बात का जवाब नहीं देते कि हमारे जैसे लोग जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं अपने साथ 4-5 अन्य परिवारों को भी चलाने में मदद कर रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनसे किस बात की बैर है, काहे की खुन्नस है, काहे चिड़े हुए होते हैं आप लोग। क्यों आए दिन इधर उधर से स्वतंत्र पत्रकारों को परेशान किया जाता है। छठ के मौके पर प्रधानमंत्री सूप बांट रहे हैं, मगर इसी दिवाली और छठ को मनाने के लिए जब लाखों की संख्या में बिहारी भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में ठूस ठूस कर मरते हुए घर जा रहे हैं, तब उस मुद्दे पर हुजूर की जबान नहीं खुलती है, एकदम सील पैक हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ हमारा एनडीए गठबंधन है जहां चिराग, कुशवाहा, नीतीश जी जैसे समझदार नेता हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन है जहां लाठियां चल रही हैं, यानी वही बेमतलब की बकैती जो अब तक करते आए हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 2 दशक से कोई चुनाव नहीं जीती है, जबकि ये झूठ है। खुद के कोई चुनाव नहीं जीते हैं। पिछला ही चुनाव आरजेडी ने बीजेपी से बेहतर जीता था। सवाल ये भी है कि हुजूर अपनी बात काहे नहीं करते, क्यों हर बार बिहार में बैसाखी लेनी पड़ती है। कभी नीतीश कुमार का कंधा पकड़ लेते हैं, इस बार चिराग पासवान का कंधा पकड़ लिए हैं। कब तक पिछलग्गू बने रहेंगे हुजूर। अरे अपने दम पर एक बार चुनाव लड़ लीजिए ना। बिहार में कभी मोदी लहर हुआ करती थी तो कभी अमृतकाल, न जाने कौन कौन सी लहर आके चली गई। कम से कम एक बार तो अपने दम पर बिहार में अकेले लड़ लिए होते, लेकिन नहीं। जो नीतीश कुमार सरेआम मंच पर महिलाओं को असहज कर देते हैं, अधिकारियों के सिर पे गमला रख देते हैं, उनको साथ लेकर चलना आज भी मजबूरी बनी हुई है। मगर फिर भी जिन सवालों का जवाब खुद देना चाहिए वो सवाल सामने वालों से करते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। लगभग 40 मिनट के भाषण में 10 बार आरजेडी का नाम लेते हैं और एक बार फिर से 20 साल पहले का बिहार याद दिला रहे हैं। हत्या, रंगदारी, लूट, धमकी याद दिला रहे हैं, जबकि इस तरह की तमाम घटनाएं आज भी हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं। बिहार में एक बड़े व्यापारी को हाल ही में गोलियों से भून दिया गया। बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में लगातार लूट हो रही है दिन दहाड़े, मगर हुजूर को 25 साल पुरानी बातें याद हैं, आज का कुछ भी याद नहीं है। एकदम गजनी बन जाते हैं। कह रहे हैं कि जंगल राज ने बेगूसराय और बरौनी को 10 साल पीछे कर दिया, जबकि खुद 20 साल से वहां की सत्ता में है, लगभग 2 दशक से। अगर इतनी ही चिंता थी बेगूसराय बरौनी की तो आप 10 साल आगे कर दिए होते, किसने रोका था। कह रहे हैं कि आरजेडी ने बिहार को पलायन का सबसे बड़ा दंश दिया, यानी 20 साल से
सरकार में रहने के बाद भी सारी समस्या आरजेडी की वजह से है, लालू यादव की वजह से है। और ये लोग तो एकदम भोले भाले मानुस हैं, इनका कोई दोष नहीं है। बिहार से करोड़ों लोग आज अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं, आने जाने की भी सुविधा नहीं है, भेड़ बकरी से भी बदतर जीवन है। तो अपनी सरकारों की नपुंसकता छिपाते हुए 20 साल पुरानी सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं। यानी 15 साल में आरजेडी ने सब कुछ तबाह कर दिया और 20 साल से ये लोग हैं कुछ सुधार नहीं पाए। ठीक वैसे ही जैसे देश की हर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार है, वैसे ही बिहार की हर समस्या के लिए लालू यादव जिम्मेदार है। इन लोगों का कहीं कोई दोष नहीं है। हुजूर तो खाली बकैती करने के लिए बैठे हैं। 45 मिनट के भाषण में 17 बार जंगलराज का जिक्र करते हैं, जबकि आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक गुंडे माफियाओं को बीजेपी जेडीयू ने इस बार भी टिकट दिया है, हर तरह के अपराधियों को टिकट दिया है। अब बिहार में जाकर लोगों को मोबाइल का टार्च जलवा के और मोबाइल का फ्लैश जलवा कर कह रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है कि लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है, यानी टॉर्च जला लिया तो उनको वोट देने की जरूरत नहीं। गजब गजब की बकैती। वैसे भी मैंने बताया ना, जो ये कह सकता है कि बादलों के पीछे रडार काम नहीं करता, वो कुछ भी बोल सकता है। आज एक बार फिर से खुद को चाय वाले बोले, मगर 12 साल की सरकार में यानी 11.5 साल की सरकार में आज तक इन्होंने चाय वालों के लिए कुछ किया हो तो बताइए, क्या किया? कुछ किया है? कोई जवाब है इसका? अब जाके कह रहे हैं कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। अब तक किसने रोका था रफ्तार बढ़ाने के लिए? सुनने वाला सोचेगा कि लगता है अब तक बिहार में किसी और की सरकार थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुजूर बिहार में जाकर कर्पूरी ठाकुर के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। बरगलाना शब्द कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं की पार्टी और इन्हीं की विचारधारा के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर का ज़बरदस्त विरोध किया, उन्हें गालियां दिया करते थे। कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने अछूत और जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, इन्हीं की विचारधारा वाले लोगों ने। और आज देखिए, वोट के लिए कर्पूरी ठाकुर को भी याद कर रहे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं कि संघ परिवार के सांप्रदायिक राजनीति के कट्टर विरोधी थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने कभी भी जनसंघ या बीजेपी का साथ लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे समाजवादी साम्यवादी दलों के साथ एकता में पक्षधर थे। और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण लागू किया उसमें मुसलमानों के पिछड़े समुदाय को भी शामिल किया। धर्म के आधार पर उन्होंने किसी को बाहर नहीं किया, जबकि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के आरक्षण का विरोध करती है। कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा पिछड़ों और दलितों की राजनीति की, जबकि जनसंघ और बीजेपी सवर्णों की राजनीति करते रहे। इस बार भी मोदी की पार्टी ने यानी बीजेपी ने लगभग आधे टिकट सवर्णों को दिए। यानी सोचिए, 101 में से आधे टिकट सवर्णों को देकर कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को याद कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी संघ को यानी आरएसएस को सामंती शक्ति मानते थे और उसके साथ संबंध हमेशा तनावपूर्ण ही रहे, क्योंकि ठाकुर की नजर में हिंदुत्व समानता विरोधी है और वो सवर्णों का वर्चस्व चाहता है, जबकि कर्पूरी ठाकुर अल्पसंख्यक एकता पर विश्वास करते थे, जो कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से अलग है, ठीक विपरीत है। ठाकुर जी के शासन में बिहार में सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के प्रयास हुए। उन्होंने कभी धार्मिक आधार पर वोट बैंकिंग नहीं की। वे खुद एक नाई समुदाय अति पिछड़ा से आते थे, लेकिन मुसलमानों और दलितों के साथ गठजोड़ बनाकर ऊपरी जाति केंद्रित सांप्रदायिकता को चुनौती दी। हाँ, बीजेपी और संघ परिवार मंडल की राजनीति के आने के बाद से उन्हें अपना नेता बताने की तिकड़म जरूर करती रही है। इसी के तहत उन्हें भारत रत्न देने का भी काम किया गया। आज मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि बिहार के चुनाव में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक उन्हें धूल चटा सकते हैं। कुल 10% सवर्ण कुछ नहीं कर सकते, भले ही उनके पास धन बल, बाहुबल और प्रोपेगेंडा बल है। यानी सोचिए, जिन कर्पूरी ठाकुर को जिंदगी भर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, गरियाया, अब उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की असल विचारधारा फायदे के लिए है, फायदे के लिए कहीं भी लौट जाना और फायदा निकलने के बाद किसी को भी लौटा देना। सबसे कम आबादी की जाति के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट देकर हुजूर सामाजिक न्याय की बात करने चले हैं। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाता है और चुनाव के दौरान उसी पैसे को याद दिलाकर एहसान लाद के वोट मांगा जाता है। गृहमंत्री अमित शाह और केंचुआ के फैसले पर आएंगे, मगर उससे पहले तेजस्वी यादव की बातें सुन लीजिए। इनका कहना है कि मेरी उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है, बस एक मौका चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। भाजपा वालों ने नीतीश चचा को हाईजैक कर लिया है। बिहार की सरकार मोदी शाह चला रहे हैं। गरीबों के घर में शराब के नाम पर पुरुष पुलिस वाले घुस जाते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। जो काम 20 साल में एनडीए सरकार ने नहीं किया वो हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा। फिर से यही लोग आ जाएंगे तो सोचिए कि क्या क्या कर जाएंगे। वैसे भी अब नीतीश कुमार को बीजेपी के लोग सीएम नहीं बनाएंगे। अमित शाह ने बात साफ कर दिया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि 20 साल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आज सबसे ज्यादा गरीबी, पलायन बिहार में है। हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा किए हैं उसे पूरा करेंगे। पेपर लीक से मुक्ति चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो हमें लाइए। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, मेरे दिल में हमेशा ये दर्द रहता है।
है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कह दिया कि 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे लालू के लाल का चोपड़ा साफ हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का चुनाव परिणाम अपने अंदाज में दे दिया है। कह रहे हैं कि 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे लालू के लाल का चोपड़ा साफ हो जाएगा, यानी आरजेडी हार जाएगी। यानी इनको टाइम भी पता है कि कितने बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, कितने बजे विपक्ष हारेगा, और बार बार जंगल राज दोहरा रहे हैं। मगर अपने राज्य में कितना जंगल राज्य है उसकी बात नहीं करते। इन्हीं के शासन में मणिपुर जल गया, इन्हीं के शासन में लगातार 3 दिन तक दिल्ली जलती रही। बाकी देश भर में क्या हो रहा है, कितनी नफरत चल रही है, ये आप सबको पता ही है। अमित शाह जहां भाषण दे रहे थे वहां किसी पूर्व आईपीएस को टिकट दिया गया है, तो कहने लगे कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो देश की सेवा छोड़कर बिहार की सेवा करने आए। अब सवाल यह है कि बिहार देश में नहीं है क्या, विदेश में है क्या? और आज की तारीख में राजनीति में सेवा करने कौन जाता है भाई? सब मेवा खाने आते हैं। सबको पता है जिसको सेवा करना होगा वो आईपीएस की नौकरी में रहकर और भी अच्छी सेवा दे सकता है। बता रहे हैं कि यही फर्क है एनडीए और लालू यादव के बीच। तो आपकी पार्टी ने, आपकी एनडीए ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है, माफियाओं को टिकट दिया है, उनकी भी गिनती करवा देते कितना अच्छा होता। आज कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में सीटों के लिए लड़ाई हो रही है, हम लोग एकजुट हैं, जबकि पिछले दिनों हम सब ने देखा एनडीए में कितना सिर फुटौल था। बिहार में जाकर 370 याद दिलवा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर याद दिला रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि ट्रंप के दबाव में या ट्रंप के डर से सीज फायर काहे कर दिया, काहे हमारी सेना का मनोबल तोड़ा, क्यों भाजपाई मंत्री हमारी सेना की महिला अधिकारी को गालियां देता है। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता एक बात कितनी बार दोहराएंगे। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को बचाने की यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव निकाल रहे थे, मगर सोचिए पूरा एसआईआर खत्म हो गया, फाइनल लिस्ट भी आ गई। अमित शाह आज तक घुसपैठियों की गिनती नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए बिहार में पकड़े गए। यानी इन्हें घुसपैठियों की संख्या मालूम नहीं है, लेकिन यह मालूम है कि 14 तारीख को कितने बजे विपक्ष हारेगा और ये जीतेंगे। बाकी ये भरोसा कहां से आ रहा है हमको नहीं पता, आपको जरूर पता होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग और अमित शाह पर कितना गंभीर आरोप लगाया है जरा देखिए। इन्होंने लिखा है कि अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने परिणाम से पहले ही सीटें चिराना शुरू कर दिया है। कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा सीट से हमारी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया। यह सीधे सीधे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के खिलाफ है। श्रीमती श्वेता सुमन इस क्षेत्र की लंबे समय से स्थायी निवासी हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, जिसमें जाति प्रमाण पत्र भी शामिल है, सब कुछ है, नियमों के अनुसार है, प्रमाणित है, रिटर्निंग अफसर द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। इसके बाद भी अन्य 2 उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर आपत्तियों के कारण बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के और उचित सुनवाई के रिटर्निंग अफसर ने 22 अक्टूबर को उनका नामांकन रद्द कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित जांच के नियमों का पालन नहीं किया गया। पटना हाईकोर्ट में वैद्यनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार केस के अनुसार जाति प्रमाण पत्र की रद्दीकरण की प्रक्रिया के लिए एक समुचित स्क्रूटनी कमेटी का गठन अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। यानी आरजेडी का आरोप है कि अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग अभी से विपक्ष के उम्मीदवारों का पर्चा खारिज करना शुरू कर चुका है, यानी विपक्ष को हराने का खेल शुरू हो गया है। बाकी एसआईआर वाली कहानी तो आपको याद ही होगी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 68 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए, उसके पहले कितना सारा खेला हुआ, कितने सारे डुप्लीकेट वोटर हैं, फर्जी एड्रेस वाले करोड़ों हैं। बिहार से लेकर चुनाव आयोग तक, सुप्रीम कोर्ट तक क्या कुछ चला, हमने बार बार विस्तृत रूप से आपको दिखाया। अब जरा इधर देखिए, अब पूरे देश में एसआईआर जल्द ही शुरू होने वाला है। सबसे पहले उन राज्यों में किया जाएगा जहां 2026 में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में बैठक करके तैयारियों का आकलन किया और संभवतः 10 राज्यों में नवंबर महीने में एसआईआर की शुरुआत हो सकती है। इस खबर के अनुसार असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, यानी जिन राज्यों में अगले साल चुनाव है, इनके अलावा कुछ और राज्यों में भी एसआईआर किया जा सकता है। हालांकि असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पहले ही एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है कि असम को पहले चरण में शामिल किया जाएगा या नहीं। और तो और चर्चा यह भी है कि जो डॉक्यूमेंट बिहार में लगे थे, जैसी प्रक्रियाएं वहां अपनाई गई, जो कट ऑफ वहां रखा गया, वही अन्य राज्यों में भी रखा जा सकता है। यानी सोचिए, बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, चलता रहा, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट चीजों को टालता रहा, यानी तारीख पे तारीख वाला खेल चलता रहा। फाइनल लिस्ट भी आ गई, अब चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने वाली है, चुनाव परिणाम भी आ जाएगा और अब पूरे देश में एसआईआर का ऐलान भी कर दिया गया है। यानी इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही बार बार ये दिखा रहा है कि भैया मेरा कोई मतलब नहीं है, सत्ताधारियों को जो जैसा करना है करते रहें। सत्ताधारियों के कहने पर हम अपने जजों का ट्रांसफर बदल देते हैं, फिर बाकी चीजें तो बहुत छोटी सी हैं। वैसे अब इंतजार करिए 14 नवंबर का, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिहार का रिजल्ट दिया है वो कितना सटीक होता है, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर जो सवाल थे वो तो अब भी जिंदा है, घुसपैठियों का कुछ अता पता चला नहीं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।